हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एडुकेटर हिमांशी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने यहां छोड़ा था, राइट। हमने कंडक्शन देख लिया था कि ब्लड कैसे कैसे सप्लाई होता है, कौन सी वेसल्स के थ्रू, कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई होता है हार्ट में एंड टुवर्ड्स द लंग्स एंड टुवर्ड्स द बॉडी। चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले। चलिए ये डायग्राम देखिए। ये देखिए, हमने दो तरीके के सर्कुलेशन की बात करी थी। हमने एक बोला था सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक हमने बोल दिया था पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक बात। चलिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसा सर्कुलेशन होता है? वो सर्कुलेशन जिसके अंदर बॉडी इन्वॉल्व होती है। बॉडी से ब्लड जा रहा है कहाँ पे? हार्ट में, और हार्ट से वापस से बॉडी में आ रहा है। वहां पे लंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस सर्कुलेशन को हमने बोल दिया था सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक बात। पल्मोनरी सर्कुलेशन को हमने बोला था जहां पे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। जो ब्लड है वो ब्लड लंग्स से हार्ट में आ रहा है, वापस हार्ट से लंग्स में जा रहा है, तो उस पाथवे को हमने बोल दिया था पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए आगे देखते हैं। ये है हार्ट। हार्ट के चार चैम्बर्स हैं। ये देखिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक बात। चलिए, अब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से कहाँ पे आएगा? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से होता हुआ कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। ठीक। चलिए आ गया। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है लंग्स में। ठीक बात। तो अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर, इंफीरियर, कोरोनरी साइनस के थ्रू कहां पे आया? राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल में आया, और एक बार बॉडी में कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा थ्रू आयोटा। और कहां से जाता है वो? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। ठीक। तो ये तो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां पे बॉडी में कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वापस कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक, इस पाथवे को हमने क्या बोल दिया? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफाई होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापस किस में आएगा? हार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो इस पाथवे को, इस सर्कुलेशन को हमने बोल दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक बात। अब यहाँ पे नोट करना, देखिए बॉडी से कैसे जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में, फिर हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में आया, है ना। ब्लड वापस हार्ट में आया, लेकिन अब कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया। और हार्ट के पास आने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से बॉडी में गया, है ना। तो दो बार हार्ट में आया है ब्लड। एक बार ऑक्सीजनेटेड आया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आया। तो इस कंडीशन को क्या हम डबल सर्कुलेशन नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। एक बार, बस कंडीशन अलग अलग है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में और एक बार ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में। तो इस सर्कुलेशन को हम बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक बात। चलिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, भाई ये क्या होता है? देखिए, हमने जितना भी बोला कि हार्ट में कौन सी मसल्स हैं, वो मसल्स के बारे में हमने बात किया कि कार्डियक मसल्स होती हैं, वॉल्स के बारे में बात किया। हमने ये भी देखा कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में भी देख लिया। ठीक, हमने देख लिया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और अब ये बॉडी जितना भी है, जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो वॉल, जो हमारे एट्रियम है और जो वेंट्रिकल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक। चलिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, विजिबल है आपको?
हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हमारा हार्ट है किसका बना है, कौन सी मसल्स का बना है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। ठीक बात। कार्डियक मसल्स में भी टू बी प्रिसाइज किसका बना है, मायोकार्डियम का बना है। ठीक है। It contains a network of specialized cardiac muscle fibers called autorhythmic fibers. ये autorhythmic fibers क्या होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे कि autorhythmic fibers। autorhythmic fibers क्या होते हैं, autorhythmic fibers को हम क्या सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स बोल सकते हैं, सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स, जो अपना रेगुलेशन खुद कर रहे हैं, जो सेल्फ एक्साइट हो रहे हैं, है ना, खुद एक्साइट हो रहे हैं, खुद डीपोलराइजेशन कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोल देंगे ऑटोरिदमिक फाइबर्स। ठीक, अपना काम क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अपना रिदम खुद क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, autorhythmic fibers repeatedly generate action potential that trigger heart contractions। ठीक है, अभी हमने बात करी कि कैसे होते हैं ऑटोरिदमिक फाइबर्स को हम सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स भी बोल देते हैं। अब ये क्या करेंगे, सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, डीपोलराइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के अंदर होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बात। चलिए, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, हार्ट है, हार्ट को हमने बोल दिया ऑटो रिदमिक, ऑटो रिदमिक। ठीक, ऑटो रिदमिक किसकी वजह से है, कार्डियक मसल्स की वजह से है। चलिए, अब हार्ट क्या जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कि अब हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक बात, जिनकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होगी। चलिए, the conduction system ensures that the chambers of heart contract in a coordinated manner। चलिए, सॉरी, हमने बोला क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या एट्रियम, दो एट्रियम हमने बात करी थी, एक है राइट एट्रियम, एक है लेफ्ट एट्रियम, तो क्या राइट एट्रियम अलग टाइम पे और लेफ्ट एट्रियम अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं, दोनों सेम टाइम पे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स का, दोनों एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियम के बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हो रहा है कंडक्शन सिस्टम की वजह से। अब कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। चलिए, उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं कंडक्शन सिस्टम के जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। एक है एसए नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, एक है एवी नोड, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, एक है इंटरनोडल पाथवे, नेक्स्ट इज बंडल ऑफ हिस एंड द नेक्स्ट इज परकिंजे फाइबर्स। चलिए, आपको डायग्रामेटिकली एक बार समझा देती हूँ। ये है हमारा हार्ट। ठीक, यहां हमने बना दिए चार चैम्बर्स, चार चैम्बर्स बना दिए, और ये हमने क्या दिखा दिए, वॉल्व्स दिखा दिए। ठीक, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक बात। चलिए, और ऊपर से क्या आ रही है, वीना कावा आ रही है, सुपीरियर वीना कावा, नीचे है इंफीरियर वीना कावा, यहाँ पे आती है पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है पल्मोनरी वेन। ठीक, एक होती है आयोटा। चलिए,
अब क्या होगा, ये हार्ट है, हार्ट के आप राइट एट्रियम में देखिए, ये है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये क्या है, सुपीरियर वीना कावा बोला था हमने। सुपीरियर वीना कावा के एंट्रेंस के साइड में क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ठीक बात। अपवर्ड टू अपवर्ड की तरफ, मतलब राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ, जहां सुपीरियर वीना कावा का एंट्रेंस होता है, उसके साइड में क्या प्रेजेंट है, ऐसे नोड प्रेजेंट है। अब ये वॉल्व्स है, देखिए ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम के ऊपर, है ना, बॉटम में राइट एट्रियम में ही क्या प्रेजेंट है, एवी नोड प्रेजेंट है। ये तो हो गया हमारा ऐसे नोड, और ये है एवी नोड, ये है ऐसे नोड और ये है एवी नोड। ठीक, लोकेशन पता चल गई दोनों की कहाँ होती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों को कुछ फाइबर्स कनेक्ट करते हैं, उन फाइबर्स को हम बोल देंगे इंटरनोडल पाथवे। ठीक, इसको हम बोल देंगे इंटरनोडल पाथवे। क्या बोल देंगे, इंटरनोडल पाथवे। देखिए नाम से समझ आ रहा है, इंटरनोडल मतलब दो नोड्स के बीच में क्या क्रिएट कर रहे हैं, पाथवे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, ये फाइबर्स के बने हुए होंगे। चलिए ठीक है, अब एवी नोड से जाता है बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर्स, इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस नीचे जाके डिफरेंशिएट करेगा और दोनों वेंट्रिकल्स में जाके पहुंचेगा। इस वेंट्रिकल्स में और फाइबर्स होते हैं जो, ठीक, अब इस बंडल को, ये बंडल ऑफ फाइबर्स जहां पे बहुत सारा क्या है, एक ग्रुप ऑफ फाइबर्स है, फाइबर्स का एक गुच्छा है, एक बंडल है, इसको हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। क्या है ये, बंडल ऑफ हिस। और यही बंडल ऑफ हिस नीचे जा रहा है दोनों वेंट्रिकल्स में, इस इनको बोल देंगे पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स। आ गए आपको सारे पांचों कंपोनेंट्स समझ में, कि ये है ऐसे नोड, फिर है एवी नोड, इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स। ठीक, ऐसे नोड, इंटरनोडल पाथवे और एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, एट्रियम में प्रेजेंट है, एट्रियम में भी राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। जो बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस का काम क्या है, ये क्या करता है, ये जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स के बीच में जितने भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, उनको क्या करेगा, कंडक्ट करने का पाथ करेगा, मतलब क्या करेगा, इनको कैरी करने का काम करेगा, इनको लेके जाएगा आगे। ठीक, फिर बंडल ऑफ हिस के बाद आते हैं पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स ये डिपोलराइजेशन कहां तक पहुंचाएंगे, दोनों वेंट्रिकल्स तक पहुंचाएंगे। ठीक बात। तो जो ऐसे नोड है और जो एवी नोड है, बस यही सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स किसके अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ ऐसे और एवी नोड के अंदर ही प्रेजेंट है। ये इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स तो सिर्फ कंडक्शन करने का काम कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, या फिर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो सिग्नल, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कौन, इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स, बस अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। जैसे पर्किंजे फाइबर्स सिग्नल कहाँ पहुंचा रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल्स में। बंडल ऑफ हिस कहाँ पहुंचा रहा है कंडक्शन या सिग्नल, एट्रियम से वेंट्रिकल में। और इंटरनोडल पाथवे ऐसे नोड से एवी नोड तक लेके आ रहा है। ठीक बात, आई समझ में। चलिए, अब एक एक करके पढ़ते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। चलिए पहले पढ़ते हैं ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड क्या है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली बिगिंस इन ऐसे नोड। अब जो हमारे एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले कहाँ जनरेट होते हैं, ऐसे नोड। ऐसे नोड के अंदर सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे, खुद क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कौन, ऐसे नोड। ऐसे नोड सबसे पहले कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। The action potential from SA node propagates throughout both atria via gap junctions. चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये है हार्ट। अब हम देखेंगे सिर्फ एट्रियम में।
एट्रियम में यहां प्रेजेंट है एसए नोड, ठीक बात, ये है एसए नोड, ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक। अब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल कैसे पहुंचेगा? चलिए, अब राइट जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच में देखिए बहुत सारे मसल्स हैं, कार्डियक मसल से ही तो बना है हमारा हार्ट। अब ये कार्डियक मसल्स के बीच में, सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। एट्रियम में क्या प्रेजेंट है? गैप जंक्शंस, सिर्फ एट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक। गैप जंक्शंस तो है, वो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एट्रियम, दोनों एट्रियम में प्रेजेंट है गैप जंक्शंस। अब इन गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होगा? जो डीपोलराइजेशन है या जो एक्शन पोटेंशियल है, वो ऐसे नोड से पूरे एट्रियम में फैल जाएगा। एट्रियम के जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कार्डियक मसल है, तब सब तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गैप जंक्शन। ये डीपोलराइजेशन अब दोनों एट्रियम तक पहुंच चुका है। अब गैप जंक्शंस क्या कैरी करते हैं? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं या एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक बात। क्या कैरी किया इसने? एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से अब क्या रिजल्ट आएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे? दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। अब दोनों एट्रियम क्या करेंगे? साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल गैप जंक्शंस के थ्रू दोनों एट्रियम तक पहुंचा। और ये डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल किसने जनरेट किया? ऐसे नोड ने, ऐसे नोड ने जनरेट किया, गैप जंक्शंस ने इसको आगे तक पहुंचाया, ऐसे कहाँ पे? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाया, डीपोलराइजेशन दोनों एट्रियम में पहुंचा, और क्या हुआ? इस डीपोलराइजेशन का रिजल्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ठीक बात। आई समझ में कि एट्रियम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग द एक्शन पोटेंशियल द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और क्या हुए? दोनों एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुए। ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम ऑफ 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल। अब ऐसे नोड कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है एक मिनट में? 70 से 75। और हमारा हार्ट भी कितने बार बीट करता है एक मिनट में? 70 से 75 हार्ट बीट्स प्रोड्यूस होती है पर मिनट। तो मतलब हम ऐसे नोड को पेस मेकर भी तो बोल सकते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि इसी के वजह से हमारा हार्ट बीट करता है कंटिन्यूसली, ठीक बात। 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट करता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और ये क्या करता है? इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट, ठीक बात। अब ऐसे नोड में आपको ध्यान रखना है कि कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ये पर मिनट? 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक बात। चलिए, आ गई आपको बात ऐसे नोड की समझ में। चलिए अब पढ़ते हैं एवी नोड के बारे में। एवी नोड, जिसको हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इफ ऐसे नोड फेल्स टू वर्क प्रॉपर्ली, the heart still beats due to the impulse generated by AV node, but it beats slower, 40 to 60 beats per minute, ठीक है। चलिए, हमने क्या देखा था अभी कि जो ऐसे नोड है वो कितनी बीट्स जनरेट कर रहा है पर मिनट? 70 से 75। जो एवी नोड है वो थोड़ी कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो कितनी जनरेट करता है? 40 से 60 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पर मिनट, ठीक। अगर हमारा पेस मेकर सम हाउ फेल्स, है ना, कभी फेल हो जाए, तो क्या होगा? हमारा हार्ट क्या बीट करना बंद कर देगा? दिल हमारा धड़कना बंद कर देगा? नहीं, इट स्टिल कीप्स ऑन बीटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एवी नोड।
इसीलिए हम एवी नोड को भी बोलते हैं, ये भी सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं और ऐसे नोड भी सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं। ठीक, चलिए। By conducting along atrial muscle fibers, the action potential reaches the AV node. है ना? एट्रियल मसल फाइबर्स के बाद अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ आता है? ऐसे नोड से एवी नोड के पास आता है. फ्रॉम एवी नोड द एक्शन पोटेंशियल एंटर्स द बंडल ऑफ हिस. और एवी नोड के बाद एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाता है? बंडल ऑफ हिस में. चलिए अब पढ़ेंगे बंडल ऑफ हिस के बारे में. This bundle is the only site where action potential can move from atria to ventricles. अब action potential कहाँ से कहाँ आ रहा है? एट्रियम से वेंट्रिकल तक आ रहा है और ये लाने का काम सिर्फ और सिर्फ बंडल ऑफ हिस ही कर सकता है. ठीक बात. At the interventricular septum between the ventricles it divides to form right and left bundles that travel down the septum. ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है. ये देखिए दो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है. इस सेप्टम से होता हुआ ही क्या जाता है? बंडल ऑफ हिस जाता है और दोनों वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है. ठीक बात. एक मिनट, चलिए. आई बात समझ में कि कैसे बंडल ऑफ हिस कहाँ जाता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाता है और डिवाइड्स टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट बंडल्स दैट ट्रेवल डाउन दी सेप्टम. अब आते हैं पर्किंजे फाइबर्स. ये पर्किंजे फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट थे? वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट थे. द पर्किंजे फाइबर्स आर स्मॉल टर्मिनल फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम बंडल ऑफ हिस. कहाँ से निकलते हैं? बंडल ऑफ हिस से निकलते हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम. और दोनों वेंट्रिकल्स तक जाते हैं. The Purkinje fibers rapidly conducts the action potential beginning at the apex of the heart upward. अब क्या करते हैं? ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये भी कंडक्टिंग टिश्यूज ही होते हैं, ये भी कंडक्टिंग फाइबर्स ही होते हैं, ये सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स नहीं होते. इनका काम बस इतना है कि बंडल ऑफ हिस्से अब दोनों वेंट्रिकल्स तक ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचाते हैं. और जब वेंट्रिकल्स तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है तब क्या होगा? वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक बात. चलिए, वेंट्रिकल्स तक डीपोलराइजेशन आ जाएगा. वेंट्रिकल्स में कौन किसके थ्रू आता है? पर्किंजे फाइबर्स. पर्किंजे फाइबर्स एक्शन पोटेंशियल लेके आएंगे जिसका रिजल्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. दोनों वेंट्रिकल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा. एट्रियम में क्या प्रेजेंट था? गैप जंक्शंस प्रेजेंट थे, लेकिन वेंट्रिकल्स में गैप जंक्शन नहीं प्रेजेंट होते. वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं पर्किंजे फाइबर्स. चलिए एक बार इसका कंडक्शन देख लेते हैं. ये देखिए, यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है. एसए नोड, एवी नोड, इंटरनोडल पाथवे एंड, देखिए एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है एंड पर्किंजे फाइबर्स. ठीक बात. चलिए अब क्या होगा? ऐसे नोड डीपोलराइजेस एंड द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स रैपिडली वाया द इंटरनोडल पाथवे. सबसे पहले ऐसे नोड क्या करेगा? डीपोलराइज होगा और ये डीपोलराइजेशन इंटरनोडल पाथवे के थ्रू स्प्रेड होगा. ठीक है. द एवी नोड डिलेज द सिग्नल. अब जब तक सिग्नल एवी नोड तक पहुंचता है तब तक थोड़ा सा डिले हो जाता है. ठीक बात. जब इंटरनोडल, पहली बात तो कौन लेके जा रहा है वो डिपोलराइजेशन को? ऐसे नोड से एवी नोड तक इंटरनोडल पाथवे लेके जा रहा है. जब तक एवी नोड के पास सिग्नल पहुंचता है तब तक थोड़ा सा डिले हो जाता है. इस डिले की वजह से क्या हो जाएगा? द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स थ्रू द एट्रिया एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब क्या होगा? जब तक एवी नोड के पास पहुंचेगा तब तक ऐसे नोड वाया गैप जंक्शंस क्या करेंगे? दोनों एट्रियम के अंदर डीपोलराइजेशन पहुंच जाएगा और दोनों एट्रियम तब तक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स.
अब एवी नोड के पास आ गया, एवी नोड के पास डिपोलराइजेशन आने के बाद अब डिपोलराइजेशन स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स। अब बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स तक आ गया डिपोलराइजेशन। The depolarization spreads upward through ventricles, causing them to contract. अब पर्किंजे फाइबर्स तक आ गया, पर्किंजे फाइबर्स दोनों ऊपर तक वेंट्रिकल्स तक जाएगा डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई बात समझ में, कैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और कैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चलिए थोड़ी सी और बातें हैं एसए एंड एवी नोड के बारे में, उनको भी देख लेते हैं। कि एसए नोड को हमने बोला पेसमेकर ऑफ हार्ट। The initial depolarization normally arises at the SA node. Sorry. Initial depolarization कहाँ पे हो रहा है, SA node में हो रहा है। SA node is located in the right atrium near the entrance of superior vena cava. लोकेशन बताई है, SA node कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, नियर द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा के एंट्रेंस जहां पे होती है उसके साइड में प्रेजेंट होगा। The action potential generated in the SA node spread throughout the myocardium, passing from cell to cell via gap junction. कौन से एट्रियम के मायोकार्डियम तक पहुंचेगा और वाया गैप जंक्शंस के थ्रू पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल। The depolarization first spread through the muscle cells of atrium with conduction rapid enough that the right and left atrium contract at the same time. Depolarization सबसे पहले कहाँ होता है, दोनों एट्रियम में होगा, गैप जंक्शंस के थ्रू ट्रैवल होगा और इतना रैपिड कंडक्शन होगा कि लेफ्ट एंड राइट एट्रियम दोनों सेम टाइम पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक, तो ये तो था एसए नोड। अब एवी नोड के बारे में देखते हैं। तो एवी नोड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ राइट एट्रियम। बेस ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बेस पे एवी नोड लोकेटेड है। The action potential is conducted rapidly from the SA node to AV node through internodal pathway. जो एक्शन पोटेंशियल है वो एसए नोड से एवी नोड तक किसके थ्रू आता है, इंटरनोडल पाथवे के थ्रू आएगा। आफ्टर द एवी नोड एक्साइट्स द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट्स डाउन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एवी नोड एक्साइट करेगा और क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा अब वो कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। This pathway has conducting system fibers called the bundle of His। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या प्रेजेंट है, कंडक्टिंग सिस्टम फाइबर्स प्रेजेंट है जिनका नाम है बंडल ऑफ हिस। AV node and bundle of His contributes the only electrical connection between the atria and ventricle। जो बंडल ऑफ हिस है वो सिर्फ क्या करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। These pathways are composed of Purkinje fibers जो कि rapidly conducting cells होते हैं। ठीक बात, आ गया समझ आपको, एवी नोड, एसए नोड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और इनका काम क्या होता है। गॉट इट। चलिए फंक्शन भी समझ आ गए सबके। चलिए अब हमने इतनी बार बात करी डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल की, तो ये होते क्या है भाई, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये हमने इतनी बार एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन की बात करी, तो भाई ये एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पहली बात तो एक्शन पोटेंशियल इज द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। चलिए डायग्रामेटिकली आपको समझाया जाए तो ये आपका एक सेल है, ठीक, सेल के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। तो बाहर की तरफ कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयंस बाहर थोड़े ज्यादा होते हैं और अंदर नेगेटिव आयंस थोड़े ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है ना, बाहर कैसा है, पॉजिटिव, तो मतलब बाहर Na प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर K प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो कुछ वोल्टेज क्रिएट होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, है ना, कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी तो होगा इस मेम्ब्रेन में, जहां पे बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा है अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। वो कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट, है ना। अब ये पोटेंशियल, ये वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट, ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग। मतलब जब सेल रेस्ट पे है, इसके पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई डिपोलराइजेशन नहीं है, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है, तब सेल एट रेस्ट है ना, स्टेशनरी फेज पे है, रेस्ट में है। तब क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज्यादा है। और इस टाइम पे सेल का वोल्टेज कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम बोल देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। -70 को हम बोल देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, अब हम बोलेंगे यार एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो यही चेंज इन वोल्टेज। अब -70 है, -70 से +30 आएगा, जहां पे डीपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इसी चेंज ऑफ वोल्टेज को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि भाई एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पास क्या होगी, चेंज इन वोल्टेज होगा, वोल्टेज का चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। चलिए, अब कुछ फेजेस होते हैं एक्शन पोटेंशियल के, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, वो बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे अभी हमने किसकी बात करी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करी। पहले हमने बात करी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि बाहर, आउटसाइड द सेल, क्या कंडीशन है, पॉजिटिव है, और इनसाइड कैसी है, नेगेटिव है ना। और कितना मिली वोल्ट है वोल्टेज, -70 मिली वोल्ट। ठीक बात। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गई। अब एक फेज के हम बारे में बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो पोलराइजेशन है अभी कैसी है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी कि आउटसाइड हो जाएगा नेगेटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, और अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अब इसकी पोलैरिटी कैसी हो गई, चेंज हो गई बिल्कुल। और इस टाइम पे एक्शन, जो डिपोलराइजेशन स्टेट होता है, इस टाइम पे हमारा जो सेल होगा उसका वोल्टेज पहुंच जाता है +30 मिली वोल्ट तक। ठीक बात। अंदर की कंडीशन कैसी हो गई है, ज्यादा पॉजिटिव हो गई है, तो +30। अब इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें अंदर कैसा पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, तो -70 मिली वोल्ट। और जब डिपोलराइज्ड स्टेट हो जाती है, तब अंदर कंडीशन कैसी है, पॉजिटिव, तो +30 मिली वोल्ट। एक होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सेल अभी तो पहले तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में थी, फिर डीपोलराइज हो गई। डीपोलराइज के बाद जब वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आती है, मतलब +30 के बाद जब वापस -70 पे आती है ना, वापस से कैसी कंडीशन हो जाए कि बाहर की तरफ तो वापस पॉजिटिव हो जाए, और अंदर कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ये कंडीशन जब वापस रिटर्न होती है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन वापस रिवर्स हो रही है, और अब सेल कैसा आ रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वापस आ गया। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन कैसी कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होगा कि आउटसाइड तो नेगेटिव पॉजिटिव है, इनसाइड ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा। जैसे -70 से सपोज -90 मिली वोल्ट तक पहुंच गया, मतलब अंदर आयंस की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, जो नेगेटिव आयंस है, मतलब अंदर K+ आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे ये है हाइपर पोलराइज्ड स्टेट।
ठीक बात, ये आपको चारों कंडीशंस समझ आ गई कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ठीक बात। चलिए अब हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रैवल करेगा। चलिए सपोज अभी हमने क्या बात करी कि एक सेल है, सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव। चलिए अब इस क्रॉस सेक्शन को आगे देखते हैं। ऐसे बना दूं मैं आपकी मेम्ब्रेन, बाहर कौन से आयन ज्यादा प्रेजेंट है, पॉजिटिव, और अंदर कैसे प्रेजेंट है, नेगेटिव। दोनों तरफ सेम कंडीशन होगी कि बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। ये कैसी कंडीशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। अब सपोज क्या है, ये तो पहली कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है, हमारी पहली कंडीशन है भाई। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सिग्नल आया। सिग्नल कहाँ से आया, ऐसे नोड से आया। अब जब सिग्नल आएगा तब क्या होते हैं, हमारे मेम्ब्रेन पे जो कार्डियोमायोसाइट्स है उनकी मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनमें से एक का नाम है Na प्लस के प्लस एटीपीएस। Na प्लस के प्लस एटीपीएस मतलब ये चैनल कब ओपन होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक, ये है Na प्लस के प्लस एटीपीएस। जब सिग्नल आता है, जब सेल्स के पास, जब टिश्यूज के पास सिग्नल आएगा फ्रॉम एसए नोड, तो क्या होगा, ये Na प्लस के प्लस एटीपीएस हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट्स हो जाएंगे तो ये मतलब खुल जाएंगे। अब इनके खुलने के वजह से क्या होगा कि अंदर कौन ट्रैवल करेगा, Na प्लस, अंदर Na प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। ठीक, और अंदर कैसा इन्वायरमेंट हो जाएगा, अब जैसे पहले ज्यादा नेगेटिव था, अब थोड़ा कम नेगेटिव होगा। सपोज -55 मिलीवोल्ट हो गया। किसकी वजह से हुआ, किसकी ओपनिंग के वजह से हुआ, कौन से चैनल्स की ओपनिंग के वजह से, Na प्लस के प्लस एटीपीएस की ओपन होने के वजह से क्या हुआ, Na प्लस अंदर आए, जिसकी वजह से थोड़ा कम नेगेटिव हुआ, अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो लेस नेगेटिव हुआ और -55 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। अब यहाँ पे आके सिग्नल आना बंद नहीं हुआ, अभी भी सिग्नल आ रहा है, ऐसे नोड से अभी भी सिग्नल आ रहा है। अब क्या होगा, मतलब अंदर जब -55 मिलीवोल्ट सपोज रीच हो गया, ठीक, -55 मिलीवोल्ट का जो वोल्टेज है ये जब क्रॉस हो जाता है तब कुछ दूसरे चैनल्स खुलेंगे। अब कौन से चैनल्स खुलेंगे भाई, -55 मिलीवोल्ट के बाद अब खुलेंगे Na प्लस VGIC। VGIC मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, मतलब ये तभी ओपन होंगे जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज क्या होगा, क्रॉस होगा। मतलब -55 मिलीवोल्ट जैसे ही क्रॉस हुआ, जैसे ही उस सेल का -55 मिलीवोल्ट वोल्टेज जनरेट हुआ, अब क्या होगा, Na प्लस VGIC ओपन होंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा Na प्लस अब अंदर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा Na प्लस अब अंदर आएंगे। अब और ज्यादा Na प्लस अंदर आएंगे तो मतलब अंदर का इन्वायरमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो गया, और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। पहले तो थोड़ा कम पॉजिटिव था, अब और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, और बाहर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, और इतना पॉजिटिव हो गया कि कितनी वोल्टेज पहुंच गई सेल की, +30 वोल्टेज पहुंच गई। इस स्टेट को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, है ना। डीपोलराइजेशन इसीलिए क्योंकि अब इसमें जो स्टेट है, जो कंसंट्रेशन है, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई। जो नॉर्मली अंदर कितनी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, बाहर पॉजिटिव होती है, अब जस्ट उसके ऑपोजिट हो गया कि बाहर तो पॉजिटिव नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है। कैसी कंडीशन हो गई, डीपोलराइज्ड स्टेट हो गई, और इसी को हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल रीच हो चुका है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। चल अब नेक्स्ट क्या होगा,
अब जैसे ही +30 मिलीवोल्ट क्रॉस होगा, जैसे ही क्या हुआ, सेल्स के अंदर +30 मिलीवोल्ट का वोल्टेज पहुंचा, अब क्या होंगे, कुछ दूसरे चैनल्स खुलेंगे। ये Na+VGIC जो है, ये तो कहाँ ओपन हुए थे, कब ओपन हुए थे, जब -55 मिलीवोल्ट क्रॉस हुआ था। अब जैसे ही +30 मिलीवोल्ट आ जाएगा, तब ये Na+VGIC तो बंद हो जाएंगे, है ना। एट +30 मिलीवोल्ट Na+VGIC क्लोजेस, ये अब क्लोज हो जाएंगे। ठीक बात, चलिए, तो फिर अब कौन से चैनल्स ओपन होंगे, अब ओपन होंगे कैल्शियम वीजीआईसी। अब कैल्शियम वीजीआईसी ओपन्स +30 मिलीवोल्ट पे। Na+VGIC तो बंद हो गए, और कौन से चैनल्स खुल गए, कैल्शियम वीजीआईसी, जिसके वजह से कैल्शियम अब अंदर आएगा। अब कैल्शियम अंदर आएगा तो वापस कैसी कंडीशन होगी, अंदर वापस थोड़ा नेगेटिव होने लग जाएगा, मतलब अंदर थोड़ा कम पॉजिटिव होगा। तो अब थोड़ा अंदर कैल्शियम आएगा, और कैसा होगा, लेस पॉजिटिव। लेस पॉजिटिव का मतलब अब आ जाएगा 0 मिलीवोल्ट, सॉरी -0 नहीं, 0 मिलीवोल्ट की कंडीशन आ जाएगी। 0 मिलीवोल्ट अब अचीव हो चुका है कार्डियोमायोसाइट्स का। ठीक बात। अब 0 मिलीवोल्ट है, मतलब वापस से सेल कैसी जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव जा रही है ना, कम पॉजिटिव होती जा रही है और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। अब एट 0 मिलीवोल्ट कैल्शियम वीजीआईसी क्लोजेस। जो +30 पे जो कैल्शियम वीजीआईसी ओपन हुए थे, अब वो 0 मिलीवोल्ट पे क्या हो गए, कैल्शियम वीजीआईसी क्लोज हो गए। इनके क्लोजर के वजह से अब क्या होगा, अब 0 मिलीवोल्ट पे कुछ दूसरे चैनल्स खुलेंगे। उन चैनल्स का नाम है K+VGIC। अब खुलेंगे K+VGIC। 0 मिलीवोल्ट पे क्या होगा, K+VGIC खुलेगा, और K+ अब वापस अंदर आएगा। K+ अंदर आएगा तो अंदर की कंडीशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और बाहर वापस पॉजिटिव। यही कंडीशन तो हमारी एक्चुअल में थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन क्या थी, यही थी, यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन थी। तो अब क्या हुआ, वापस से सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गया, वापस से कैसा हो गया, -70 मिलीवोल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। ये वापस से रीपोलराइज हो गया, है ना। अब कैसा हुआ, 0 से वापस -70 मिलीवोल्ट पे आ गया। ठीक बात, आई बात आपको समझ, कि कैसे अंदर पॉजिटिव होता है, फिर वापस से नेगेटिव होने लग जाता है वोल्टेज। ये देखिए, ठीक बात, देख लीजिए एक बार, कि पहले कैसी कंडीशन थी हमारी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, -70 मिलीवोल्ट था। फिर -70 से जब कौन एक्टिवेट हुए, जैसे ही सिग्नल आया तब Na+K+ATPase एक्टिवेट हुए, जिसकी वजह से Na+ अंदर आया और -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचा, जिसे हमने बोला थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब अचीव हुआ, तब Na+VGIC ओपन हुए एट -55 मिलीवोल्ट। जो Na+K+ATPase थे, वो क्लोज हो गए थे। ठीक, और क्या ओपन हो गए थे, Na+VGIC ओपन हुए, जिसकी वजह से और Na+ अंदर आए, और अंदर की कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई, पोलैरिटी एकदम अब ऑपोजिट हो गई, अंदर पॉजिटिव आयंस हो गए और बाहर नेगेटिव हो गए। इसी को हमने बोल दिया डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक, और पोटेंशियल कहां तक पहुंच गया, +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। अब इस +30 मिलीवोल्ट पे जो Na+VGIC थे वो क्लोज हो गए, और कौन खुले, कैल्शियम VGIC ओपन हुए। कैल्शियम VGIC ओपन हुए, अब वापस से कैसी कंडीशन हो गई, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक हार्ट बीट प्रोड्यूस हो गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो वापस अब सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी। नॉर्मल कंडीशन में आती है,
कैल्शियम VGIC ओपन होगा, थोड़ा लेस पॉजिटिव होगा अंदर का कंडीशन, -0 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा। 0 मिलीवोल्ट पे कैल्शियम VGIC तो बंद होंगे और वापस से Na+K+ VGIC ओपन होंगे। K+ VGIC जैसे ही ओपन होंगे वापस कैसी सेल कंडीशन में आ जाएगी, वापस रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगा, रीपोलराइजेशन हो जाएगा सेल का। फिर वापस से जैसे ही रीपोलराइज्ड पे पहुंचेगी, वापस से ऐसे नोड से सिग्नल आएगा, वापस से ये पूरी साइकिल जनरेट हो। आई बात आपको समझ? चलिए ये देखिए, अब इनमें इनको हमने कुछ फेजेस में बांटा है। जो जो कंडीशन अभी हमने देखी, ये कुछ फेजेस है इनमें कुछ। देखिए जैसे हम सबसे पहले फेज 4 से बात करते हैं। फेज 4 जो होती है, ये होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब होता है तब हम उसे बोलते हैं फेज 4। फिर आता है फेज 0। फेज 0 में क्या हो रहा है, द सेल्स रीच अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड द वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस करेगा और क्या ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन होंगे, इंक्रीजिंग Na+ परमिएबिलिटी एंड डीपोलराइजिंग द सेल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रिएट होगा -55, जिसकी वजह से क्या होगा, Na+ की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी और Na+ अंदर आएंगे और सेल कैसा होगा, डीपोलराइज्ड कंडीशन में आ जाएगा। फिर आता है फेज 1। इसमें क्या होगा, द वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल इनएक्टिवेट्स एंड K+ चैनल ओपन। अब वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल तो बंद हो जाएंगे और K+ चैनल खुलेंगे, कॉजिंग अ ट्रांजिएंट आउटवर्ड K+ करंट। अब इस चैनल की वजह से जो K+ चैनल खुलेंगे बीच में, ये क्या होगा, थोड़ा सा K+ जो चैनल है वो बाहर जाएगा, जिसकी वजह से स्लाइट रीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। अभी हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, उसमें ये हम देखेंगे। ठीक। फिर आता है फेज 2। these inward rectifying K+ channel closes and calcium VGIC open। फिर जब डिपोलराइजेशन हो जाता है, उसके बाद 0 मिलीवोल्ट आता है, उस पे क्या होगा, कैल्शियम VGIC ओपन, कॉजिंग द प्लेटो फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फिर आता है फेज 3, जिसमें कैल्शियम VGIC तो क्लोज हो जाते हैं और K+ चैनल ओपन, कॉजिंग रिपोलराइजेशन। ठीक, ये कुछ फेजेस हैं। चलिए अब मैं आपको एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मिनट। चलिए अब हम क्या देखेंगे कि इनिशियली सेल कैसा था। यहाँ हम मान सकते हैं -70 मिलीवोल्ट है। ठीक। फिर यहाँ हम बात करेंगे 0 मिलीवोल्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, अभी सेल हमारी कैसी कंडीशन में है, -70, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे है। ठीक। फिर हमारा सेल कैसे जाएगा, +30 तक जाएगा। ठीक है, +30 तक गया, फिर वापस से रीपोलराइजिंग कंडीशन में आएगा। तो जब रीपोलराइजिंग कंडीशन में आता है, तब ऐसी कंडीशन बनती है, इसको हम बोलते हैं प्लेटो फेज। ठीक। ये वाला जो फेज है ये जो फेज है इसको हम बोलते हैं प्लेटो फेज। प्लेटो फेज। ठीक बात, ये है प्लेटो फेज, या इसे हम थोड़ा सा स्टेशनरी फेज भी बोल देते हैं। ठीक। ये जो है, ये वाली कंडीशन, ये कैसी है, डीपोलराइजिंग कंडीशन। ये है डीपोलराइजिंग या एक्शन पोटेंशियल वाली कंडीशन, और ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसको हम बोल देंगे रीपोलराइजेशन। ठीक बात। अब ये शेप कैसा है, ये ग्राफ को हम बोलते हैं पाई शेप्ड ग्राफ।
जो एक्शन पोटेंशियल कार्डियोमायोसाइट्स में जनरेट होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? पाई शेप्ड ग्राफ होता है। पाई शेप्ड ग्राफ एक्शन पोटेंशियल किसका होता है? एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियोमायोसाइट्स में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसका ग्राफ कैसा होगा? पाई शेप्ड होगा। चलो, ये आपको समझ आया ये ग्राफ? इसमें थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं। देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या हो रहा था कि अंदर कैसी कंडीशन थी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अंदर था नेगेटिव और बाहर था पॉजिटिव था। ठीक, फिर डीपोलराइजिंग कंडीशन हुई। डीपोलराइजिंग कंडीशन में किसकी परमिएबिलिटी बढ़ी? Na+ की। Na+ की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हुई और जो K+ की परमिएबिलिटी है वो कैसी हो गई? कम हो गई। फिर प्लेटो फेज आया। प्लेटो फेज में अब Na+ की जो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हुई और कैल्शियम की परमिएबिलिटी कैसी हुई? इंक्रीज हो गई। जब 0 पे आ गया, 0 के बाद वापस से क्या हुआ? कैल्शियम की परमिएबिलिटी कम हो गई और किसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई? K+ की, है ना? ये कंडीशन देखने को मिली थी। ये परमिएबिलिटी बढ़ और कम किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि जो चैनल्स हैं उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से इनकी परमिएबिलिटी अफेक्ट होती है। ठीक बात? चलिए, ये ग्राफ आपको समझ आ गया कैसे हम पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थे, फिर डीपोलराइजिंग कंडीशन आई, फिर हाइपरपोलराइजिंग कंडीशन आती है। ठीक बात? चलिए, अब एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं। चलिए, पहले कैसा है? जो सेल है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि हम बोलेंगे कितना है? -70 मिलीवोल्ट। ठीक, अब जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अब सेल किस में आएगा? उसके अंदर आएगा अब ऐसे नोड से सिग्नल। ठीक, ऐसे नोड से आएगा सिग्नल और उस सिग्नल के वजह से क्या होगा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट होगा? जो ऐसे नोड में, नहीं एक मिनट रुकिए, जब ऐसे नोड से सिग्नल आएगा तब कुछ चैनल्स खुलेंगे। उन चैनल को हमने बोला था Na+, K+, ATPase। ठीक, और वो Na+, K+, ATPase कहाँ तक लेके जाएंगे? -55 मिलीवोल्ट। और इस पोटेंशियल को हमने बोला था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक, अब जब Na+, K+, ATPase अब क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे और क्या खुलेंगे? अब Na+, VGIC ओपन्स। Na+ VGIC ओपन होंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? +30 मिलीवोल्ट तक लेके जाएंगे, जो कि क्या है? डीपोलराइजेशन या फिर एक्शन पोटेंशियल। ठीक बात? एक्शन पोटेंशियल। अब Na+ VGIC क्लोज होंगे और फिर कहाँ पे पहुंचेगा? कैल्शियम VGIC ओपन्स। जब कैल्शियम VGIC ओपन होता है तब हम पहुंचते हैं 0 मिलीवोल्ट पे। ठीक, फिर क्या ओपन होंगे? K+ VGIC ओपन होंगे और हमारा जो सेल है उसका वोल्टेज वापस -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा, जो कि है रीपोलराइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलिए,
ये छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसकी वजह से थोड़ा सा और इजी हो जाएगा पढ़ना। चलिए, आज की क्लास समझ आ गई आपको कि कैसे सारी चीजें मैनेज होती हैं, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कौन जनरेट करता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सारी चीजों के, कंडक्शन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम अब पढ़ेंगे हार्ट बीट जनरेट कैसे होती है ना, जो कार्डियक साइकिल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका टाइम क्या होता है, कब कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसकी वजह से एट्रियल फिलिंग होती है, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, और हार्ट की साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बात। चलिए, आज की क्लास आई होप आप सबको समझ आ गई हो। अगर आपको समझ आ गई मेरी क्लास तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।